नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान से जुड़ा विषय अनुच्छेद। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुच्छेदों के ऊपर। अनुच्छेद पढ़ने से पहले मैं आप सभी को संविधान से संबंधित कुछ कहना चाहूँगा। किसी भी देश के संविधान का वह पहला कथन जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, वह संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। जो मूल्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बने और जिनसे इसे स्वाधीनता की प्रेरणा मिली थी, वह ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय संविधान के शुरुआत में इन्हीं बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका में बताया गया है, जिसे संपूर्ण भारतीय संविधान की कुंजी माना जाता है और इन्हें ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1946 को संविधान सभा में भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देशिका में कुछ मुख्य तत्व कहे गए थे, जिसमें हम भारत के लोग अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसे ही बहुत मुख्य बातों को संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जैसा हमने बताया आपको, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम अनुच्छेद कम लेकर आए हैं, पर 3 से 4 अनुच्छेदों पर हम व्याख्या के रूप में बात करेंगे, ताकि वीडियो और अच्छा बन सके। सबसे पहला अनुच्छेद कहता है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 कहता है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रही हों। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, वीडियो के बीच बीच में हम कुछ चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 को लेकर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, तो आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनुच्छेद 5 को लेकर कहा गया है, भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है।
नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी के अंतर्गत अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया जाता है वह विधि बनाकर नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तय करे। इस अधिनियम के आधार पर 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का उपबंध है। वे कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूभाग द्वारा। इन 5 आधारों पर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक संशोधन हुआ था इसमें सन 2003 में। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना है। यह विधेयक लक्ष्मीमन सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। इस अधिनियम द्वारा 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की बाहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 2005 के अनुसार भारत में अप्रवासी नागरिकों को ठहरने की अवधि 1 वर्ष कर दी गई है। कुछ यही बिंदु रहे हैं अनुच्छेद 5 को लेकर जो मैंने आपको अभी बताए। चलिए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 64 कहता है वह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 कहता है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए एक किसी सलाह के पूर्ण विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पूर्ण विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 74 को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर मैं अपनी राय देना चाहता हूं। जैसा कि इसमें एक शब्द आया है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इंग्लिश में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अपने कृत्यों को पूरा करेगा। आगे है अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है जिसके उपखंड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जो मंत्रिपरिषद सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 74 में मूलतः प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को लेकर बात की गई है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की योग्यता का संविधान में कोई वर्णन नहीं, किंतु प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। यदि वह संसद सदस्य नहीं है तो 6 मास के अंतर संसद का सदस्य चुना जाना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री चुने जाने की योग्य है बशर्ते उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो।
अनुच्छेद 74 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला तथ्य कहता है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह चौथे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार दूसरे बार पद पर आसीन हुए। और इसी के साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सन 2014 से पहले के जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में बताया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला तथ्य कहता है यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो राष्ट्रपति सबसे पहले बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वे देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना अवश्य समझे। अनुच्छेद 86 कहता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 108 कहता है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इसे अस्वीकृत नहीं करा जाएगा। अनुच्छेद 112 कहता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 कहता है संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 कहता है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 124 को लेकर कुछ बातें जान लेते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ विषय है जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करता है, किंतु 8वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के समय वरिष्ठता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायाधीशों की योग्यता पर कहा गया है कि वे भारत के नागरिक हों, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायाधीश या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता हों। इनका कार्यकाल जो रहता है संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक जाने अपने पद पर आसीन रहते हैं। राष्ट्रपति को लिखित द्वारा पत्र दे सकता है। 124 में हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायाधीशों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 163 कहता है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 कहता है, राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने कुछ नया करने का कोशिश किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उससे संबंधित सभी तथ्य आपके सामने रखे जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस वीडियो को एक नई शुरुआत की तरह देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में